नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी आदिम भारतीय इतिहास की 4th क्लास आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक यानी कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक। इससे पहले के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और फिर भारत में उत्तर मुगल काल यानी कि जो आपके औरंगज़ेब के बाद मुगल शासकों ने शासन किया उनका कालक्रम क्या था और उनके कालक्रम में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम एक एक करके विस्तारित रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप उन वीडियो को ज़रूर देख चुके होंगे। आज हम 4th क्लास को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्रम में अवध को। देखिए, मुगलों का जो सत्ता थी, शासन सत्ता थी, उसका प्रभाव अब इतना ज़्यादा नहीं रहा था। परिणाम स्वरूप कुछ राज्य स्वतंत्र होने लगे थे। स्वतंत्र होने का मतलब था कि वहाँ पर अन्य लोग शासन कर रहे थे, लेकिन वह उसके कह सकते हैं उपहार स्वरूप या कर स्वरूप मुगलों को भी कुछ राशि प्रदान किया करते थे। जैसे कह सकते हैं कि अवध का जो प्रांत था, तो अवध प्रांत को सादत खां अपने द्वारा शासित कर रहा था और हैदराबाद भी स्वतंत्र हो चुका था मुगलों से। और यहाँ पर जो शासन कर रहे थे वह थे चिनकिलिच खां और निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, इनके द्वारा हैदराबाद को शासित किया जा रहा था। रुहेलखंड भी मुगलों से स्वतंत्र हो चुका था और इस पे शासन कर रहे थे वीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खां। देखिए, ये दाऊद वो वाले दाऊद नहीं है जो अभी चर्चा में रहते हैं, ये वह दाऊद हैं जो अभी नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी दिनों पहले की बात है। तो वीर दाऊद को उनसे रिलेट बिल्कुल भी ना करें। रुहेलखंड पर जो शासन कर रहे थे वह थे वीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खां। बंगाल में जो शासन कर रहे थे वह थे मुर्शीद कुली खां। देखिए, मुर्शीद कुली खां जो बंगाल पर शासन कर रहे थे, इनके बारे में हम विस्तार से अत्यधिक चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से निकलते हैं। कर्नाटक पर शासन कर रहे थे सादुतुल्ला खां और भरतपुर पर शासन कर रहे थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो इस प्रकार कुछ ऐसे राज्य और प्रांत हुए जिन्होंने अपनी शक्तिशाली सत्ता को स्थापित करते हुए मुगलों के साम्राज्य से अधीन नहीं रखा, अपने प्रांतों को अलग से शासन किया। अब हम आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन। अगर मैं कहूँ कि इतिहास में आपके मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कोई चर्चित घटना रहती है तो वह आता है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण थे, कैसे हुआ और इसके क्या परिणाम हुए, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको दोबारा फिर कभी इस टॉपिक को ना पढ़ना पड़े। तो बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण भारत मुगलों के अधीन हो ही चुका था। इसके बाद कुछ प्रांत मुगलों से अलग हुए और मुगलों से अलग होने के साथ ही साथ बंगाल में क्या हुआ कि अंग्रेजों का शासन हो गया। अब अंग्रेजों का शासन किस प्रकार हुआ, तो मुगलों से लेकर के अंग्रेजों के शासन करने तक बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई उन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों में बंगाल सबसे संपन्न राज्य था। देखिए, व्यापार की दृष्टि से देखें या भौतिक स्वरूप की दृष्टि से देखें, हर प्रकार से जो बंगाल क्षेत्र था वह सबसे ज़्यादा संपन्न और धनाढ्य क्षेत्र स्थापित हो चुका था पूरे भारत में। तो अगर बात की जाए कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोई संपन्न क्षेत्र कौन सा था तो वह था आपका बंगाल का क्षेत्र। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक जो कि सूबेदार बना 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक, जो मुगलों को नियमित राजस्व भेजता था। अब हैदराबाद का मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्वतंत्र रूप से शासन किसने किया था, तो चिनकिलिच खां ने। लेकिन जो बंगाल क्षेत्र था उसका शासन किसने किया था, तो अभी आपने देखा था कि बंगाल क्षेत्र का शासन कर रहे थे मुर्शीद कुली खां। अब इस बंगाल क्षेत्र का शासन मुर्शीद कुली के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन मुर्शीद कुली एक राजस्व के रूप में, कर के रूप में जो मुगल शासक थे उन्हें नियमित रूप से कर भेजते थे। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज भी 1717 के फरुखुद्दीन फरमान के कारण बंगाल में स्वतंत्रता से व्यापार कर रहे थे, जिस कारण मुर्शीद खां और अंग्रेजों में आपसी मतभेद हुआ। मैंने जब आपको इसके पहले उत्तर मुगल काल के बारे में बताया था तब यह बताया था कि आपके
फर्रुखसियर, जिनका शासन कब से कब तक रहा, तो 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक। और उसी बीच 1717 से लेकर के 27 के बीच मुर्शीद कुली खां भी बंगाल पर शासन कर रहे थे। अब चूंकि मुगल शासक फखरुद्दीन के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसे शाही फरमान के नाम से जाना गया, और जिसके तहत जो अंग्रेज थे वह कुछ क्षेत्रों में 3,000 रुपये जो है आपके दे करके कर के रूप में दे करके उस क्षेत्र में स्वतंत्रता से व्यापार कर सकते थे। तो इसी फरमान के तहत जो अंग्रेज थे वह भी बंगाल से स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर रहे थे, और मुर्शीद खां जो कि बंगाल पर शासन कर रहे थे। अब इस बीच में जो मुर्शीद खां थे उन्हें कई ऐसी अनियंत्रित गतिविधियां लगीं। उन्हें ऐसा आशंका हुई कि जो अंग्रेज हैं वह जितना उनको अधिकार है उससे अधिक अपने क्षेत्र को जो है शामिल करते जा रहे हैं अपने अधिकार क्षेत्र में। इस कारण जो मुर्शीद खां थे उनकी और अंग्रेजों की आपसी मतभेद की स्थिति लगातार बनी रहती है। आगे चल के क्या होता है कि परिणाम स्वरूप मुर्शीद के स्थान पर शुजाउद्दीन जो कि 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक, तथा सरफराज जो कि 1739 से लेकर के 40 तक बंगाल पर शासन करता है। देखिए, सबसे पहले बंगाल पर शासन कौन करता है, तो मुगलों से स्वतंत्र करा करके सबसे पहले बंगाल पर शासन करता है मुर्शीद कुली खां। परंतु यहीं पर अंग्रेज भी जो है अपना व्यापार कर रहे होते हैं, जिस कारण उन दोनों में आपसी मतभेद होता है और मुर्शीद खां शासन सत्ता को छोड़ देता है अंग्रेजों की चाल के द्वारा। तो अंग्रेजों द्वारा मुर्शीद खां को हटा करके अब कौन बन जाता है, तो मुर्शीद के स्थान पर शुजाउद्दीन शासक बनता है, और शुजाउद्दीन के बाद शासक बनता है सरफराज। अब जो बंगाल का शासन है वह सरफराज करता है, और इसी क्रम में सरफराज की हत्या करके अलवर्दी खां 1740 में शासक बना। देखिए, जो सरफराज था इसकी हत्या भी कोई ऐसा नहीं था कि अलवर्दी खां ने अकेले ही कर ली। इस घटना को भी अंजाम देने के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेजों का सहारा लिया गया था। तो कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए, अपनी शासन सत्ता को विस्तारित करने के लिए लगातार मुगल शासकों को और बंगाल पर शासन कर रहे शासकों को आपस में लड़ाया, और उनकी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाते हुए अन्य अन्य शासकों को नियुक्ति करते रहे, और जो भी शासक उनके साथ कार्य नहीं करते थे, उन्हें व्यापार स्वतंत्र रूप से करने में थोड़ी सी भी अड़चन पैदा करते थे, तो वह उन्हें तुरंत ही सत्ता से हटाने में अन्य शासकों की मदद करके हटा देते थे। तो इस क्रम में जो सरफराज था उसकी हत्या अलवर्दी खां अंग्रेजों के सहयोग से कर देता है और 1740 ईस्वी में शासक बन जाता है। इस 7 मिनट के वीडियो में हमने बहुत ही आसानी से इतनी चीज़ों को सीख लिया कि किन किन महत्वपूर्ण राज्यों पर किन किन शासकों ने शासन किया। इसके साथ साथ बंगाल पर सबसे पहले मुर्शीद कुली खां ने शासन किया। 1717 के फरमान के कारण अंग्रेजों ने भी बंगाल में स्वतंत्र व्यापार किया, गतिविधि विरोध की स्थिति बन गई, और इसके साथ साथ आपके इसके बाद शुजाउद्दीन शासक बने, और सरफराज की हत्या करके अब अलवर्दी खां शासक बन चुके हैं। यहाँ तक 1740 में जब अलवर्दी खां शासक हैं, इसके बाद क्या होता है कि अलवर्दी खां ने सत्ता हासिल करते ही 2 करोड़ का नजराना मुगलों को भेंट किया, जिसके बाद फिर कोई राजस्व तक नहीं दिया गया। देखिए, मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि जो मुर्शीद कुली खां था वह लगातार और नियमित रूप से मुगलों को राजस्व भेजता था, लेकिन शुजाउद्दीन और इसके बाद सरफराज जब आए तो इन्होंने मुगलों को नियमित रूप से कर नहीं दिया, जिस कारण मुगल भी इनसे असंतुष्ट रहने लगे, और उधर अंग्रेजों ने भी इनको भड़काया। तो मुगल दोनों तरफ से असंतुष्ट होने के कारण इनको जो है वहाँ से हटा देते हैं और अलवर्दी खां को शासक बना देते हैं। अलवर्दी खां मुगलों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए और सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के इरादे से मुगलों को एक साथ 2 करोड़ रुपए का नजराना भेजता है, और यह अब तक सबसे ज़्यादा भेंट किया जाने वाला नजराना था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल शासकों को सबसे बड़ी भेंट या कर या राजस्व के रूप में किस शासक के द्वारा भेजा गया था, तो बंगाल के शासक अलवर्दी खां के द्वारा। अब अलवर्दी खां ने 2 करोड़ का नजराना भेज करके मुगलों को अपने हित में कर लिया था, और उसके बाद उसने जैसे ही मुगल उस पर भरोसा करने लगे, इसके बाद पुनः फिर कोई भी नजराना भेंट नहीं किया, क्योंकि यह उसकी चाल थी। अगला देखेंगे, अलवर्दी के समय बंगाल इतना समृद्ध साम्राज्य बन गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अब अलवर्दी खां जो कि अंग्रेजों की नीति को भी अच्छे से समझता था, तो उसने कुछ उनकी मानी और कुछ अपनी मानी। इसने कई सारे परिवर्तन किए सत्ता में, व्यापार में, इसके साथ साथ अन्य चीज़ों में भी, करों में भी,
और इसके चलते भारत में, संपूर्ण भारत में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई समृद्ध साम्राज्य बन चुका था तो वह था बंगाल, जो कि शुरुआत से भी समृद्ध था, लेकिन अलवर्दी खां के आ जाने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए, जिस कारण यह भारत का सबसे साम्राज्य बन चुका था और इसे भारत का स्वर्ग के नाम से जाना गया। अलवर्दी खां के 3 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह क्रमशः पहली पुत्री का ढाका में, दूसरी का पूर्णिया में और तीसरी का पटना में हुआ। तो हम याद रखेंगे कि अलवर्दी खां के कोई भी पुत्र नहीं था और इसकी सिर्फ 3 पुत्रियां थीं और इन तीनों पुत्रियों का इसने विवाह कर दिया था। इन तीनों पुत्रियों का विवाह इसने क्रमशः ढाका, पूर्णिया और पटना में किया था। अब क्योंकि एक व्यक्ति कितने दिनों तक शासन कर सकता है, एक समय आता है कि जब अलवर्दी खां का शासन समाप्त होने को होता है तो यह अपने तीसरे दामाद जो कि पटना के शासक थे उन्हें बंगाल की सत्ता सौंप देता है, जिससे जो अन्य 2 दामाद थे उनमें लगातार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कि बंगाल पर सबसे पहले किसका शासन था? मुर्शीद कुली खां का। उसके बाद कौन शासन करता है? तो शुजाउद्दीन और सरफराज की हत्या करके अलवर्दी खां शासक बनता है और अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां होती हैं। उनमें जो उसका तीसरा दामाद होता है उसे अलवर्दी खां शासक बना देता है बंगाल का और अन्य बचे 2 दामादों में इसी प्रकार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, शासन सत्ता तो सभी को प्यारी होती है। अब चूंकि एक दामाद को पूरे बंगाल का साम्राज्य मिल चुका था, इसलिए जो अन्य बचे 2 दामाद थे उनमें लगातार इस प्रकार मतभेद उत्पन्न हुआ कि एक संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया, जो कि वह पहले से ही इस मौके के तलाश में बैठे थे। तो अंग्रेजों ने आपसी मतभेद का फायदा उठाते हुए आपसी मतभेदों को बढ़ाया और अपने व्यापार अधिक समृद्ध किए। देखिए, जब आपके तीसरे दामाद जो अलवर्दी खां के तीसरे दामाद थे वह शासक बन चुके थे और उनका नाम था सिराजुद्दौला और उनके शासक बनते ही दोनों अन्य दामादों में और इन तीसरे दामाद में लगातार युद्ध जैसी स्थितियां बन चुकी थी। इस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेजों ने बखूबी उठाया और अपने तेज दिमाग का प्रयोग करते हुए उन्होंने इन्हें आपस में और भी ज़्यादा लड़ाने की पूरी कोशिश की और अपना पूरी ताकत झोंक दी अपने व्यापार को बढ़ाने में, क्योंकि सभी शासकों का जो दिमाग था, जो ध्यान था, वह अपनी सत्ता को पाने में लगा था और इसी बीच में अंग्रेजों ने व्यापार को खूब अच्छे से बढ़ाया और इसके साथ साथ इनके आपसी मतभेद को भी खूब बढ़ाया। सिराजुद्दौला ने शासक बनते ही अंग्रेजों आदि व्यापारियों को किलाबंदी करने पर रोक लगाई। अब जो सिराजुद्दीन अलवर्दी खां का तीसरा दामाद था वह काफ़ी ज्ञानी था और वह अंग्रेजों की चाल को समझ चुका था। तो जैसे ही उसे 1740 में शासक बनाया गया था, 1756 में जब उसे शासक बनाया गया था, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले तो अंग्रेजों पर यह रोक लगा दी कि आप किसी भी प्रकार से अवैतनिक रूप से या आप बिना कर दिए हुए किसी भी किले का या घेराबंदी नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को अंग्रेजों ने नहीं माना। अन्य जो व्यापारिक कंपनियां थीं उन्होंने इस बात पर गौर किया और इस किलाबंदी करने की जो नीति उन्होंने बना रखी थी उसे रोक दिया, समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने किलाबंदी की रोक को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1756 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। तो हमने देखा कि सबसे पहले बंगाल का शासक मुर्शीद कुली खां को हटा करके अंग्रेजों ने मुगलों को भड़काया और मुगलों के द्वारा वहां का शासक बनाया गया किसे? तो शुजाउद्दीन और सरफराज की हत्या करके अलवर्दी खां शासक बना और अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां हुई, जिसमें तीसरे दामाद सिराजुद्दौला को शासक बनाया गया। सिराजुद्दौला ने शासक बनते ही अंग्रेजों को किलाबंदी करने से रोका और अंग्रेजों ने इसकी बात ना मानते हुए युद्ध के लिए रणनीति बना ली और इस युद्ध के होते ही जब युद्ध का अंत हुआ तो अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अब यह स्थिति बन चुकी थी कि अंग्रेज मुगलों से बहुत हद तक खफा रहते थे, क्योंकि जो अब बंगाल क्षेत्र था अब वह अंग्रेजों के हाथ से जाने वाला था। आगे देखेंगे ब्लैक होल यानी कि काल कोठरी की घटना। जो सिराजुद्दौला है, इसी के समय में एक बहुत ही बड़ी घटना होती है जिसे इतिहास में ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। देखिए, बस इतना ही कहूँगी, सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, अभी पूरे भी नहीं हुए हैं और आपने कई चीज़ों को सीख लिया। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप संपूर्ण चीज़ों को सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक जो कहानी होती है जो हम शुरू से अपनी दादी नानी सभी भी बड़े लोगों से सुनते रहते हैं, उन्हें हम आज भी नहीं भूले हैं। तो यकीन मानिए आप इस स्टोरी को भी कभी भी नहीं भूलेंगे।
तो सिराजुद्दौला के समय में ही एक ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना होती है, जो होती है 20 जून 1756 को। देखिए डेट याद रखिएगा, जो डेट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में आपको टफ करने के लिए डेट ही रखी जाती हैं। तो ब्लैक होल की घटना जो है, जिसमें ब्रिटिश सेना नायक हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला के द्वारा 14/18 के कमरे में 146 अंग्रेज़ों को बंद किया गया, जिसमें सुबह से मात्र 23 ही जीवित निकले। यानी कि आपके ऐसा कहा जाता है, इतिहास में इस घटना का वर्णन मिलता है कि सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेज़ों ने किलाबंदी की बात को नहीं माना, तो उसने क्या किया कि 20 जून 1756 ईस्वी को एक काल कोठरी जी लंबाई और चौड़ाई में कुल 14/18 की थी, उसमें कुल 146 अंग्रेज़ों को बंद करवा दिया। और इन 146 अंग्रेज सैनिकों को जब सुबह कमरे से खोलकर निकाला गया, तो उसमें से मात्र 23 ही जीवित बचे थे। अब इस चीज़ को कई लोग जो है अफवाह भी मानते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अंग्रेज जो हैं अपनी सत्ता को विस्तारित करने के लिए और मुग़लों के सामने सिराजुद्दौला के गलत प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए इस घटना को बढ़ा रहे हैं और झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यह एक सत्य घटना है। तो फिलहाल कुछ भी हो, हमें तो चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अगला देखेंगे प्लासी के युद्ध की रूपरेखा। देखिए क्या होता है कि आप लगातार देख रहे होंगे कि अंग्रेज़ों के बंगाल में व्यापार करने के कारण और मुग़लों के शासन के कारण बीच में संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। अंग्रेज चाहते हैं कि यहाँ से संपूर्ण रूप से मुग़लों की सत्ता समाप्त कर दी जाए और हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहें, लेकिन मुग़ल शासक चाहते हैं कि आप अपने एक सीमित दायरे में व्यापार करें और हमारे शासन संबंधी किन्हीं भी कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। इसी के चलते हुए जब अंग्रेज़ों को हार का सामना सिराजुद्दौला से करना पड़ता है, तो और उसके साथ साथ उसके कुछ अंग्रेज सिपाही भी मारे जाते हैं। इस घटना से वो लोग जो है नाराज़ होकर के प्लासी के युद्ध की रूपरेखा बना लेते हैं और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध के समय उसके सेनापति मीर जाफ़र, मौसी घसीटी बेगम और व्यापारी अमीन चंद्र और एक धनाढ्य, जिन्हें आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो उधार पर रुपए देते हैं, जगत सेठ के धोखे देने के कारण अंग्रेज़ों के सामने हार का सामना करना पड़ता है। तो हमने बहुत ही आसानी से समझ रखा था कि किस प्रकार अलवर्दी खां का जो तीसरा दामाद था सिराजुद्दौला, वह शासक बनता है और शासक बनने के बाद वह शासन सत्ता में अंग्रेज़ों को कुछ कार्य को करने के लिए रोकता है, जिसके चलते अंग्रेज प्लासी के युद्ध की घटना को अंजाम देते हैं। और इस प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अपनों के द्वारा ही उसे धोखा दिया जाता है। इस धोखे में शामिल थी उसकी अपनी मौसी, अपने सेनापति और यहाँ तक कि अपने ही मौसेरे भाई मीर जाफ़र। आगे देखेंगे, अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करता है। पश्चात मीर जाफ़र को शासक बनाकर अंग्रेज उसे कठपुतली की भांति कार्य करवाते हैं। हमने देखा था कि जो सिराजुद्दौला है वह प्लासी के युद्ध में हार जाता है, क्योंकि उसे अपनों के द्वारा धोखा दिया जाता है। इस युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था, या कह सकते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा नेतृत्व कर रहा था, तो वह था रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि जब सिराजुद्दौला हार जाता है, तो वह उसकी जगह पर मीर जाफ़र, जो कि उसका साथ देते हैं अंग्रेज़ों का सिराजुद्दौला को हराने में, इस कारण मीर जाफ़र को वह लोग शासन करने के लिए नियुक्त कर देते हैं मुग़लों से कहलवा करके। अब मीर जाफ़र शासन करता है, लेकिन क्योंकि वह अंग्रेज़ों के द्वारा सत्ता प्राप्त करता है, इसलिए अंग्रेज उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और उसे कठपुतली की भांति नचाते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहते हैं। मीर जाफ़र 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक शासन करता है। इसके पश्चात इसका दामाद मीर कासिम अंग्रेजी सहयोग सत्ता से हासिल करके 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक शासन करता है। बहुत ही आसानी से समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। देखिए मैं पूरा वादा करती हूँ कि वीडियो ख़त्म होने तक आप एक एक चीज़ों को आसानी से समझ चुके होंगे। तो सिराजुद्दौला से सत्ता कौन ले लेता है? मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र चूँकि जब उसे सत्ता मिल जाती है, तो उसको भी यह नामंजूर होता है कि अंग्रेज उसके कार्य में हस्तक्षेप करें। इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज समझ जाते हैं कि यह भी हमें मुक्त रूप से व्यापार नहीं करने देगा, तो वह उसके दामाद को सहयोग करते हैं और दामाद
और मीर जाफ़र और मीर कासिम में एक संघर्ष उत्पन्न होता है, जिस कारण अंग्रेजी सहयोग से मीर कासिम शासन सत्ता को प्राप्त कर लेता है और मीर जाफ़र हार जाता है। मीर जाफ़र जो कि 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक शासन करता है, उसके बाद इसका दामाद मीर कासिम अंग्रेजी सहयोग से सत्ता हासिल करने के बाद 1760 ईस्वी से लेकर के 63 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि कुल 3 वर्ष तक। इन 3 वर्षों में शासन करने पर अंग्रेजों के अधिकारों को सीमित करने के कारण अंग्रेज मीर कासिम से खफा हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले शासक मीर जाफ़र बनता है, लेकिन मीर जाफ़र भी अंग्रेजों के सहयोग से कार्य नहीं करता है, जिस कारण अंग्रेज मीर कासिम को शासक बना देते हैं। और मीर कासिम भी शासन करता है जब, तो मीर कासिम भी अंग्रेजों को उतनी स्वतंत्रता नहीं देता है। अगर मैं ठीक रूप से कह पा रही हूँ तो सीधा सा अर्थ यह है कि अंग्रेज किसी को भी पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह चाहते थे पूरे बंगाल पर अपना कब्जा करना, और जो किसी भी शासक को नामंजूर था। इसके चलते हुए मीर कासिम को भी सत्ता से हटना पड़ता है और अब पुनः जो शासन था वह मीर जाफ़र के हाथों में आ जाता है। लेकिन इसके बीच मीर कासिम कुछ अन्य कार्य करता है, जैसे मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मीर कासिम को सबक सिखाने हेतु अंग्रेजों ने एलिस के नेतृत्व में पटना क्षेत्र पर युद्ध किया, परंतु अंग्रेजों की हार के साथ एलिस की मृत्यु हो गई। देखिए, बहुत आसानी से समझेंगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये मीर कासिम और मीर जाफ़र है इनके बीच में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं बहुत ही आसानी से आपको एक एक शासक के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमने जाना कि मुर्शीद कुली खां ने बंगाल पर शासन किया। मुर्शीद कुली को हटा करके सरफराज और शुजाउद्दीन ने शासन किया। सरफराज के बाद अलवर्दी खां ने, अलवर्दी खां के बाद इसके तीसरे दामाद सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने जो है चाल के द्वारा हटाया, और सिराजुद्दौला के बाद शासन किया मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र शासन करता है, अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। उसके बाद शासक बना मीर कासिम। मीर कासिम भी अंग्रेजों को उतना पसंद नहीं आया और इन्होंने मीर कासिम को भी हटा दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, और मीर कासिम से प्रसन्न ना होने के कारण अंग्रेजों ने उसके विरुद्ध भी एक युद्ध किया। कहाँ पर किया, तो इन्होंने पटना क्षेत्र में किया, जिसमें इसके एक अंग्रेज जो मुख्य सेनापति थे यानी कि एलिस, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इससे चिढ़ करके, खिसिया करके अंग्रेजों ने फिर से मीर कासिम को हटा करके अब दोबारा शासक बनाता है मीर जाफ़र को। अब उन्हें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मीर जाफ़र ही था। अभी हमने देखा कि जो मीर कासिम था वह 3 वर्षों तक शासन करता है, और मीर कासिम से बुरी तरह हारने के बाद अंग्रेज पुनः मीर जाफ़र को जो शासक बनाते हैं वह कुल 1765 ईस्वी तक शासन करता है। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के पश्चात, अब देखिए, मैं एक बार फिर से इस लाइन को बोलना चाहूँगी कि सिराजुद्दौला के बाद शासक कौन बनता है, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद उसका दामाद मीर कासिम, और मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफ़र शासन करता है। और फिर मीर जाफ़र की जब मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात शाह आलम द्वितीय मुगल शासक शुजाउद्दौला अवध नवाब और मीर कासिम के मध्य त्रिकुटी संधि होती है, जिसके तहत यह तय होता है कि अब तीनों मिलकर अंग्रेजों का सामना व शासन करेंगे। देखिए, जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है तो शाह आलम द्वितीय जो कि मुगलों की तरफ से शासन करता था, और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम जो इसके पहले बंगाल का नवाब यानी कि बंगाल का शासक रह चुका था। तो यह जो मीर कासिम है यह मिलने जाता है शाह आलम द्वितीय से, जहाँ इसकी मुलाकात होती है शुजाउद्दौला से, और वहाँ इन तीनों के मध्य में एक संधि होती है जिसे त्रिकुटी की संधि के नाम से जाना गया। और इस त्रिकुटी की संधि के द्वारा यह तय किया गया कि अब हम तीनों ही मिलकर के अंग्रेजों का सामना करेंगे और बंगाल में एक स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। आगे की घटना इस प्रकार है कि परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। अब जब अंग्रेजों को इस बात की भनक लग चुकी थी कि जो मीर जाफ़र है उसकी मृत्यु हो चुकी है और मीर कासिम पुनः सत्ता हासिल करने के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का सहयोग ले रहा है, इसके साथ साथ इन तीनों में जो है जब सहयोग मिल जाएगा तो मीर कासिम आसानी से बंगाल पर अपना आधिपत्य कर लेगा। इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध एक युद्ध किया, और जिसे इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना गया। तो बक्सर के युद्ध की घटना कब होती है, 22 अक्टूबर 1764 को। मैं बार बार कह रही हूँ कि डेट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें नोट डाउन कीजिएगा कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। अब इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो अंग्रेजों की तरफ से इसमें नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो। याद रखेंगे कि अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध में कौन नेतृत्व करता है, हेक्टर मुनरो। और
इधर से जो सेना भाग लेती है उसमें होते हैं आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगलों की तरफ से होते हैं, और मीर कासिम जो कि पूर्व में बंगाल के शासक रह चुके होते हैं। अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुई, जिससे यह निश्चित हो चुका था कि अब तीनों क्षेत्र के साथ साथ अंग्रेजों का भारत पर व्यापार ही नहीं व भौगोलिक रूप से प्रभुत्वता बढ़ चुकी थी। देखिए, जब आपका बक्सर का युद्ध होता है तो इस युद्ध में दुर्भाग्यवश जो मीर कासिम है, शुजाउद्दौला है और शाह आलम द्वितीय है, इन सभी को हार का सामना करना पड़ता है और अंग्रेज अपनी एकजुट होकर के जीत प्राप्त करते हैं। और अंग्रेजों की इस जीत प्राप्त करने से अब यह निश्चित हो चुका था कि काफ़ी हद तक अंग्रेजों की जो शासन सत्ता है वह बढ़ चुकी है, उनकी लालसा और इच्छा सिंहासन पाने की बढ़ती ही जा रही है, और इसके लिए वह प्रदर्शन भी अच्छा खासा कर रहे थे और वह तीनों शासकों को हरा करके विजय भी प्राप्त करते हैं। तो अब काफ़ी हद तक यह तय हो चुका था कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर अंग्रेज जल्द ही अपना शासन कर लेंगे। युद्ध के विराम हेतु इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में मुगलों के साथ होती है। अब चूंकि जो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है, जिसमें अंग्रेजों को जीत प्राप्त होती है और मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ता है, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए और किस प्रकार बंगाल की जो शासन शक्ति है, सत्ता है, इसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक संधि की जाती है और उसे जाना जाता है इलाहाबाद की संधि के नाम से। ये इलाहाबाद की संधि, अगर मैं कहूँ कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होगा आपका कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 ईस्वी में। इसे बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे। यह संधि मुगलों के साथ हुई, जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। अब चूंकि अंग्रेजों ने युद्ध जीता था तो इसके चलते अंग्रेजों को 3 क्षेत्र दिए गए और वह 3 क्षेत्र थे स्वतंत्र रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब यहाँ पर अंग्रेज अपना व्यापार अच्छे से कर सकते थे, उन्हें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। अंग्रेजों को मिला और इसके बाद अवध का हिस्सा इलाहाबाद व कड़ा प्रदेश मुगलों को सौंपा गया। अब जो इलाहाबाद का क्षेत्र था और कड़ा प्रदेश था, यह सब मुगलों को सौंप दिया गया था और बिहार, बंगाल, उड़ीसा यह किन्हें दे दिया गया था, अंग्रेजों को। तो अब बिल्कुल साफ था यहाँ से कि मीर कासिम का कोई भी स्थान नहीं रह गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगलों को 26 लाख रुपए पेंशन देने का वादा किया गया। इस संधि के तहत एक और फरमान लिखा गया, जारी किया गया, जिसपे अंग्रेजों के हस्ताक्षर लिए गए कि यह जो संधि हुई है इसके तहत आप शासन कर सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर, लेकिन आपको मुगलों को 26 लाख रुपए पेंशन देने का वादा करना होगा। और मुगल इसे आसानी से शाहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद होती है द्वितीय इलाहाबाद की संधि, और द्वितीय इलाहाबाद की संधि जो होती है 16 अगस्त 1765 को। इसके तहत 50 लाख रुपए जुर्माना अवध नवाब अंग्रेजों को देते हैं। देखिए, अवध के नवाब, मैंने पहले ही इनका नाम बता रखा है, तो अवध के नवाब आपके थे शुजाउद्दौला। देखिए, जो हम अलवर्दी खां के दामाद के बारे में पढ़ रहे थे वह थे सिराजुद्दौला, यह वह नहीं है, ये है अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के चलते 50 लाख रुपए जुर्माना अंग्रेजों को देना पड़ता है। अब यह क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अंग्रेज भाई साफ साफ कह देते हैं, और मुगल भी यही कहते हैं कि जब लड़ाई मुगलों की थी तो आपको बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप बीच में आए हैं तो अब आप हर्जाने के रूप में जितनी भी संपत्ति नष्ट हुई है उसमें 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देंगे। इसके बाद क्या होता है कि अब शासन 2 भागों में संचालित होने लगता है। तो देखिए, अब सीधी सी बात है कि जब क्षेत्र मुगलों के हाथों से चला गया है, अंग्रेजों के हाथों में है, मुगल अब पेंशनधारी बन चुके हैं, तो जो शासन था वह 2 भागों में विभाजित हो चुका था, अंग्रेज और मुगल। टैक्स यानी कि कर, उपज आदि वसूलना, यह कार्य किसका था? तो अंग्रेजों का। अंग्रेज क्या कार्य करते थे कि सभी क्षेत्रों से कर वसूलते थे, भू राजस्व, इसके बाद सड़क कर, आपके जितने भी कर होते हैं, जितनी भी उपज कर प्राप्त होते हैं, इसके साथ साथ जहाँ जहाँ से भी धनराशि इकट्ठी की जाती है वह सभी कार्य अंग्रेजों के क्षेत्र में आ जाते हैं। और दूसरा जो कार्य होता है निर्माण कार्य, जैसे कह सकते हैं कि सड़क निर्माण करवाना, कुएं निर्माण करवाना इत्यादि, जितनी भी आपकी जनसाधारण के सुविधा से संबंधित चीज़ें थी, अनाथालयों को बनवाना, अस्पतालों को बनवाना, इन सभी खर्चों को डाल दिया गया था मुगलों के ऊपर। और जो कर वसूलने का कार्य डाला गया था वह डाला गया था अंग्रेजों के ऊपर। और जब मुगल इस बात से इनकार करते हैं तो अंग्रेज साफ साफ कह देते हैं कि आपको जो 20 लाख रुपए पेंशन दी जा रही है वह इसीलिए दी जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से चाल चल के बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने हक में कर लिया। इसके साथ साथ मुगलों को पेंशन देते थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा उनसे खर्च भी करवा लेते थे।
इसे द्वैत शासन के नाम से जाना गया, जिसे 1765 में क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस शासन को जो 2 भागों में विभाजित हुआ था, यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा विभाजित किया गया। तो सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया था, तो बंगाल क्षेत्र का जो द्वैत शासन था उसे प्रारंभ करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में इसे समाप्त करते हैं, जिसे आगे चल करके 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया जाता है। अब जितना भी हमने पढ़ा है उन्हें एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले 1717 में बंगाल का शासक कौन बनता है, तो मुर्शीद कुली खां। 1740 में आ जाता है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बाद 1756 में उसका दामाद सिराजुद्दौला और उसके दामाद सिराजुद्दौला का युद्ध होता है 1757 में प्लासी का, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ता है और शासक बन जाता है मीर जाफर। मीर जाफर को उसके दामाद के द्वारा ही हराया जाता है और वह दामाद उसका शासक बन जाता है, यानी कि मीर कासिम 1760 ईस्वी में। और फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, जिसमें मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ता है और 1765 में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन प्रारंभ किया जाता है, जिसे 1772 ईस्वी में समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार आपने पूरे उत्तर मुगल काल और उत्तर मुगल काल के बाद जो आपके स्वतंत्र साम्राज्य थे उनमें किस प्रकार अंग्रेजों ने अपना शासन किया, इस चीज़ के बारे में भी जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और अब तक, तो आप पूरी चीज़ों को डिटेलिंग में समझ चुके होंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है और किस प्रकार वह धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्र को अपने हिस्से में करते जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने खूब इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ें हुई हैं और आगे आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपने वीडियो को अभी तक ज़रूर लाइक किया होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।